जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यही मेरा फिगर है और इसमें कहा है कि ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, ए बी और सी तथा डी को केंद्र मानकर इसमें 4 वृत्त खींचे गए हैं और 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए इसे मान लीजिए इस ए केंद्र वाले वृत्त को लेते हैं। ये वाला जो वृत्त है ये इन 3 वृत्तों में से इसको और इसको बाह्य रूप से स्पर्श भी कर रहा है। ठीक है, और हमसे कहा है कि यही छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है और हमें जो भुजा है, जो ए बी का मान है वो हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर सुनिएगा जरा ध्यान से कि अगर ये जो पूरा 14 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 14 दिया है। अगर हम इसका आधा कर दें तो इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल ज्ञात हो जाएगी। ओके, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात हो गई, अगर हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड, सबको जोड़ के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए हमें तो त्रिज्या मिल गया। अब हमें किसी तरीके से एंगल, मतलब थीटा अगर मुझे किसी तरीके से मिल जाए तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थीटा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो अगर यह एक वर्ग है और अगर ये वर्ग है तो ये सभी कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के, क्योंकि किसी वर्ग की सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं और उनके प्रत्येक कोण कितने अंश के? 90 अंश के होते हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है और ये एक त्रिभुज इनके भी, एक वर्ग इनके बीच में बना है। समझ जाइएगा ये सब वर्ग हैं। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है और हमें ये टोटल 14 दिया हुआ है। तो हमें आर का मान यहाँ से क्या मिलेगा? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या मिल गई तो हम इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90, 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7। ये होगा 4, इस 4 से ये 4 कटेगा, एक साथ से एक साथ कटा, ये आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रहा त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का वर्ग, भुजा आपको कितना दिया है? 14 का वर्ग करेंगे तो 196। अब देखिए अब क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154। 196, ये 4 नहीं होगा भाई, ये 4 नहीं है, ये 154 है। तो अब ये हो गया आपका 154, 6 में से 4 जा 2, 9 में से 5 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। यह एक रेसिंग ट्रैक है जिसके बाएं और दाएं सिरे आपको अर्धवृत्ताकार दिखाई दे रहे हैं। कहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की जो टोटल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको 60 मीटर दे रखी है। और कहा है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। 106 मीटर लंबा, ये जो लंबाई है आपको 106 मीटर दी है और ये लंबवत दूरी आपको मतलब ये वाली दूरी आपको दे रखा है 60 मीटर। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। ये जो पथ की जो चौड़ाई है वो आपको 10 मीटर दे रखा है। पहला क्या ज्ञात करना है, कहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अच्छा, इस फिगर को एक बार मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसको पूरे डिटेल में मतलब मैं उसको बनाता हूँ, उसके बाद आप इसको ध्यान से देखना। ये फिगर, ये वाला लंबाई 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 106 मीटर और ये वाला लेंथ 10 मीटर। काय कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, ये पथ है, पथ के आंतरिक मतलब अंदर के ये जो किनारे हैं, ये वाला किनारा है, इसके अनुदिश मतलब एक पूरा चक्कर मारने में कितना दूरी चलेगा। ठीक है, कितना दूरी चलेगा ध्यान से देखो। इसको हम दोनों इसको अर्धवृत्तों के रूप में इसको हम लोग बांट लेते हैं। देखो, अगर हम इसको अर्धवृत्त के रूप में बांटेंगे तो इसको मैं यहां पर बनाता हूं, थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये आपका एक मतलब 2 अर्धवृत्त है और इसमें हमसे कहा है कि इस वाले का हमको क्या बताना है, परिधि बताना है। क्यों मैं परिधि बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर चक्कर मारेगा तो इस अर्धवृत्त के परिधि पर ही तो चक्कर मारेगा, इसके अंदर तो घुसेगा नहीं। जब जहां अगर कहीं भी चक्कर मारेगा तो इसके परिधि पर ही तो चक्कर मारेगा, परिधि के अलावा और कहाँ चक्कर मार सकता है, परिधि पर चक्कर मारेगा। इसलिए ये मैंने यहाँ पर बनाया है और अगर मुझे इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो अगर मुझे ये वाला टोटल लेंथ अगर मुझे ज्ञात है, मान लीजिए ये आपको टोटल में लेंथ 60 मीटर दिया है, तो यह इसका व्यास का काम करेगा, अगर हम इसका आधा कर दें तो हमें इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी अर्धवृत्त है, यहाँ पर भी अर्धवृत्त है, किसी एक अर्धवृत्त की परिधि निकाल के उसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों की मिल जाएगी। ठीक है, ये तो रहा अर्धवृत्त की बात। अब इसको हटा दो, अब इन दोनों को हटा दो। अब मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखो अब ये इस तरीके से होगा। अभी इस वाले अर्धवृत्त को हमने हटा दिया, अब इसको आप कुछ वक्त के लिए भूल जाइए कि ये कुछ था। अब इसको इस फिगर को इस रूप में देखिए। अब देखिए, अब वो चक्कर कहाँ मारेगा, अगर वो चक्कर मारेगा तो यहां पर ही मारेगा और इस वाले पर यहां मारेगा, इसके अलावा और कहीं मार सकता है नहीं मारेगा। अगर मैं इस वाले लंबाई का दूना कर दूं, इस वाले लंबाई का दूना करके और इन दोनों अर्धवृत्तों की परिधियों को निकाल के इन दोनों की लंबाइयों को उसमें जोड़ दूंगा, तो मुझे जो भी पथ की लंबाई वो मिल जाएगी। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एक तो इन दोनों पर मान लीजिए यहां से दौड़ना चालू करता है, इसको पूरा हम लोग एक बार बना देते हैं। मान लीजिए वो यहां से दौड़ना चालू करता है, तो पहले क्या करेगा, यहां से चलना चालू करेगा, इतना दूरी चलेगा। ये तो एकदम सीधा है, ये तो हमको पूरा 106 मीटर दे रखा है। फिर क्या करेगा, यहां पर आने के बाद इस अर्धवृत्त के परिधि पर एक राउंड मारेगा, इस अर्धवृत्त के परिधि पर चलेगा, तो इस अर्धवृत्त की परिधि हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वाली लेंथ चलेगा, 106 मीटर। उसके बाद फिर इस अर्धवृत्त की परिधि पर जाएगा और उसका एक चक्कर पूरा करके यहां पर पहुंच जाएगा। मतलब अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, हमें इस वाले लंबाई को इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इस
इस अर्धवृत्त की परिधि, इन दोनों अर्धवृत्तों की क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों अर्धवृत्तों की परिधियां निकालना होगा और उन दोनों को जोड़ना होगा। तो हमें जा करके इस पूरे ट्रैक की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। और जो अगर वो एक चक्कर मारेगा तो इसी ट्रैक की लंबाई पर ही तो मारेगा, इसी ट्रैक की लंबाई पर मारेगा ना, और कहीं तो मार नहीं सकता। तो हम यहां से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो लाइक मार दो। अब भाई अब हम लिखते हैं पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई, सॉरी यहां पर इंटरनल में लिख देता हूं, इंटरनल पथ की लंबाई क्या होगा भाई, 106 गुणा में 2 लिख दूं, प्लस एक काम करते हैं, यहां पर नेमिंग कर देते हैं, यहां पर नाम लिख देते हैं। इसको नाम देते हैं, अच्छा यहां पर देखो, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, यहां पर किसी को नाम सी देते हैं, यहां पर डी, यहां पर ई, यहां पर एफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया नेमिंग कैसे किया हूं? समझ में आ गया? ठीक है। इंटरनल पथ की लंबाई 106 गुणा में 2 यानी ए बी गुणा में 2। अच्छा छोड़ो इसको रुको, इसको रुको। अब देखो ऐसे भी समझो, सबसे पहले कहाँ चलेगा, सबसे पहले इस वाले लेंथ पर चलेगा, तो सबसे पहले ए बी लिखो, प्लस उसके बाद कहाँ चलेगा, इस अर्धवृत्त की परिधि पर चलेगा, इस अर्धवृत्त की परिधि पर चलेगा, तो लिखो अर्धवृत्त बी सी डी की परिधि, डी की परिधि, प्लस इसके बाद कहाँ चलेगा, ये ईडी लेंथ चलेगा, उसके बाद इस अर्धवृत्त की परिधि पर चलेगा अर्धवृत्त ए एफ ई, या फिर ई एफ ए, अर्धवृत्त ई एफ ए पर फिर चलेगा, तो ये हो जाएगा ई डी प्लस अर्धवृत्त ई एफ ए की परिधि। अब देखिए ए बी लंबाई आपको दिया है 106, प्लस ई डी लंबाई दिया है आपको 106, प्लस मैं 2 गुणा अर्धवृत्त बी सी डी की परिधि लिख दूं, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 106 प्लस 106 प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 काट दो, इसको जोड़ो, 6 6 12 के 2 1, यहाँ पर 1 2, 212 12 प्लस पाई का मान 22/7 रख दो, या फिर 3.14 रख लो। आर स्क्वायर मतलब 30 गुणा में 30, इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 314 गुणा में 9 लिख दे, 212 प्लस 9 चौके 36 के 6 3, 9 एकम 9, 9 3 12 के 2 1, 9 3 27, 27 1 28, जोड़ दीजिए इसको, 6 2 8, 2 1 3, 8 10 के 0 1, 2 1 3। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये परिधि के जगह मैं यहाँ पर 2πr लिखना चाहिए था, तो मैं कुछ और लिख दिया हूँ। ठीक है, अब 2 से 2 काटिए, ये पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भाई। देखो ये होगा 106 प्लस 106 प्लस 2πr, 106 प्लस में 106 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान 30 दिया ही है, तो ये आपका 212 प्लस 44 इंटू 3 0/7, ये आएगा आपका 212 प्लस 4 3 12 के 2 1, 4 3 12 12 1 13, 7 दूना 14 के 4 1, 7 एकम 7, 7 1 8, 7 दूना के 14 प्लस 1320/7, 4 8 2 10 के 0 1,
4 3 7 7 1 8 1 1 2 इतना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं इसका पार्ट 2। देखिए, अब पूछा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब यहाँ हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, सबसे पहले तो ये जो अर्धवृत्त का पथ का क्षेत्रफल, देखो यह इसी वाले पथ, यही तो पथ है, पथ तो यही है, इसी पर जो भी आदमी रहेगा, जो भी रेसर रहेगा, इसी पर तो दौड़ेगा। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या करें, यहाँ एक आयत बनेगा, उसी तरीके से ठीक यहाँ पर भी एक आयत बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। और देखो, इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये इस ट्रैक का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या बन रहा है? एक अर्धवृत्त बन रहा है, यह एक अर्धवृत्त बन रहा है, फिर ये पूरा एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग हटा देंगे तो हमें इस ट्रैक का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और उसी का दूना कर देंगे तो इधर वाले ट्रैक का भी क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं पथ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल, देखिए पथ के क्षेत्रफल के लिए यहां पर आइए, इस फिगर में, इस फिगर को सबसे पहले यहां पर बनाते हैं। इसका नाम रखिए A B C D, यहाँ पर E, यहाँ पर F, यहाँ पर इसका नाम G H I J K L। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं कि पथ के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करें, इस बड़े वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, और उसी का दूना कर देंगे तो इधर वाले का भी मिल जाएगा। और देखो, चलिए आइए सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसको समझो इस तरीके से, और ये आपको 10 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक आपको 60 दिया है, और जो इसकी त्रिज्या है ये आपको 30 दिया है। तो इस बड़े वाले की त्रिज्या क्या होगी? 30 + 10 यानी 40। इस बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और इस छोटे वाले की त्रिज्या आपको 30 पता ही है, तो अब क्षेत्रफल निकाल दो। सबसे पहले बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल गुणा में 2। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr1² माइनस πr2²। दोनों में पाई कॉमन है, सबसे पहले पाई को बाहर कर लो। r1 मतलब 40 का वर्ग माइनस r2 मतलब 30 का वर्ग, पाई का मान आप 22/7 रख लो। 40 का वर्ग 1600 माइनस ये हो गया 900, तो ये कितना हो जाएगा? 700 गुणा में 22/7। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख लो, इसको लिख लो 7 गुणा में 100 गुणा में 3.14। अब इसको करो 7 चौके 28 के 8, 2 7 एकम 7 दोनों 7 त्रिक 21। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो इसका रहा। अब देखिए ये आपको 10 मीटर दे रखा है, और यहां से यहां तक आपको 106 मीटर दे रखा है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एक आयत का रूप बन रहा है। तो 10 गुणा 106 कर दें तो हमें इसका मिल जाएगा, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बन रहा है। तो यहाँ जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। तो
2 गुणे 10 गुणे 106 कर देंगे तो हमें इन दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो गुणा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा में 106 और इतना गुणा में 2 कर दो। अब इसमें हमने 2 से गुणा नहीं किया है, इस वाले में यार 2 से गुणा नहीं किया है, यहाँ पर 2 गुणा में रख लो, पूरे ये 2 गुणा में रहेगा, 2 गुणा में ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो तो आएगा 8 दूना के 16 के 6 1, 9 दूना 18, 18 1 19 के 9 1, 2 एकम 2 2 1 3, 2 दूना के 4, इतना मीटर स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 1060 गुणा में 2, 0 6 दूना 12 2 1 2 2 0 0 2 एकम यहाँ 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, इतना मीटर स्क्वायर। अब लिख दीजिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल इतना धन इतना, ये हो जाएगा 6, 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1 1, और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5, 4 2 6। अरे यार बच्चों इसमें भी एक मिस्टेक हो गया यार, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2 है। हाँ देखो सब गलत, सब गलत, नहीं 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 सब गलत नहीं, सही है सही है, यहाँ पर बटे 2 कर दो, यहाँ पर बटे 2 कर दो, हाँ बस हो गया, यहाँ पर गुणा में 2 है ना, बटे 2 कर दो, सही है। इसको हटा दो, ये आपको ये इसको रिपोर्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 9 8 प्लस 2120, इसको जोड़िए 8 9 2 11 के 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंबवत व्यास है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए, आकृति 12.27 इस वाले में देखना है। देखिए सभी क्वेश्चंस लगभग सभी क्वेश्चन इजी हैं, बस हाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो आप मतलब इसको चाहे तो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो, अपने आप से भी ट्राई करोगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो क्या है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के व्यास है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के व्यास है जो परस्पर लंब है, तो ये सभी 90 अंश के होंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, अगर आपको ओ ए मिल गया, अगर आपको ओ ए मिल गया तो आपको ए भी मिल जाएगा। अच्छा सुनिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप तो ऐसे इसका तो निकाल ही लोगे, क्योंकि इस वृत्त यह एक वृत्त है और यह वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या का वर्ग गुणे पाई कर दोगे तो ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, कैसे निकालोगे, चूंकि ये देखो यह एक अर्धवृत्त है, यह एक क्या है, अर्धवृत्त है, और ये जो है 90 अंश है, ये जो 90 अंश है, ये सभी 90 अंश है। तो क्या करें, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम हटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जितना आएगा उसे इसके क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। आधार आपका क्या होगा, चूंकि जो यह ओसी है ये ए बी पर लंब है, इसलिए आपको आधार आप ए बी लेंगे, और जो लंब है वो लंब क्या लेंगे, वो ओ सी लेंगे, और आपको ओ ए बराबर 7 दिया है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि जो ओ ए है इस वृत्त का, जो वृत्त ए सी बी डी बना हुआ है इसका क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या का 2 गुना ए बी मतलब व्यास मिल जाएगा। उसके बाद देखो
आपको ए बी मिल गया। ओ सी क्या होगा, ओ सी जो है इसी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो जो ओ ए होगा वही ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका भी क्षेत्रफल निकाल लोगे और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दोगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9। ये फिगर है कुछ ऐसे, ये ओ ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग है। तो सबसे पहले लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे लिखिए ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। व्यास ओडी व्यास वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप 22/7 लिखो और ओडी का मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको ओडी का मान नहीं दिया है। देखो बच्चों, ओडी का मान आप कैसे निकाल सकते हो, जो ए ओ है और वो बराबर है ओ सी के, और अब ओडी को आप क्या लिख सकते हो 1/2 सी डी, और सी डी का मान क्या होगा, जबकि सी डी एक व्यास है, इस बड़े वाले वृत्त का व्यास है, तो सी डी आपका 14 हो जाएगा और 14 का आधा ये हो जाएगा 7, और 7 का आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। देखो क्या ये वाला जो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए जो सी डी है इस बड़े वाले वृत्त का क्या है, व्यास है। अब व्यास का आधा करेंगे तो ये ओडी आपको त्रिज्या मिलेगी 7 सेंटीमीटर, और ये जो ओडी है वो इस वाले वृत्त की क्या है, व्यास है। अगर इस वाले वृत्त का व्यास है तो इसका आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 7/2 गुणा में 7/2, 7 से 7 काट दीजिए, ये 11 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अर्धवृत्त एसीबी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त एसीबी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई का मान 22/7 2 आर स्क्वायर। आर देखिए ओसी होगा, इसका जो त्रिज्या है इसका त्रिज्या क्या होगी, ओसी होगी, क्योंकि ये देखो ये बड़े वाले वृत्त का क्या है, इस बड़े वाले वृत्त का है, हमें इस बड़े वाले वृत्त का निकालना है, और इस बड़े वाले वृत्त का ये आधा कटा हुआ हिस्सा है। तो अगर ये इस बड़े वाले वृत्त का ये कटा हुआ हिस्सा है तो इसको आप हटा लो, तो उसके लिए ये ओसी जो है इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, उसी तरीके से इस अर्धवृत्त की भी वो क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। तो ओसी का क्षेत्रफल, ओसी बराबर आपको 7 दिया है तो ये 7 गुणा में 7, एक 7 से एक 7 कटेगा, ये 11 बार में कटेगा, तो हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक बटा 2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है भाई, ए बी है, और ए बी का मान क्या होगा 14, ऊंचाई क्या होगा 7,
ये होगा 7, ये हो जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ मिल गया है। अब इन सब का मान, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। इन सब का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखिए सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा आपका 77/2 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 माइनस 49, ये हो जाएगा आपका 77/2 प्लस ये 17 9 8 17 और ये हो जाएगा आपका क्या 8, 8 में से 4 जाए 4। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 77 प्लस 8 दूना 16 के 6 1 4 दूना के 8 1 9/2, ये हो जाएगा 7 6 13 के 3 1 9 7 16 16 1 17/2। इसको दशमलव में बदल दीजिए तो 2 8 16 16 1 17 13 2 6 के 12 2 6 के 12 1 13 2 5 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये 48 नहीं रहेगा, ये 28 रहेगा और 77 ये हो जाएगा आपका 56 और इसको करेंगे तो ये आपका 133 आएगा, ये आएगा आपका 66.5। ओके ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। काय कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे भाग के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14, करड़ी में 3 का मान 1.73205 लीजिए। इसमें कैलकुलेशन तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। देखिए काय के समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा आपका 60 अंश। अब देखो कहा गया है कि इसको त्रिज्या, अगर ये ए बी इस त्रिभुज का क्या है भुजा है, तो इस त्रिभुज के अगर इस भुजा है तो इसका ये जो आधा है वो क्या होगा, इस वृत्त का, इस वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर मुझे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये सेम, ये जो क्वेश्चन है सेम इसी क्वेश्चन के तरीके से इसको हमने कैसे किया था। इसके क्षेत्रफल को, सॉरी इस ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इस वर्ग के क्षेत्रफल से हमने क्या किया, घटा दिया। उसी तरीके से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें ये जो छायांकित भाग है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये ऐसे बना हुआ है कुछ, और ये है आपका छायांकित भाग। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, अगर यह एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी से अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी अगर हमें भुजा मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगा, भुजा तो क्या है क्वेश्चन में, इस भुजा का आधा जो है इन वृत्तों की क्या है, त्रिज्या है, तो इसका आधा करके हम इस वृत्त की त्रिज्या पा जाएंगे। और अगर हम इस वृत्त की त्रिज्या पा जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा ये क्या है, त्रिज्या है, तो ये वाला जो खंड है आपका क्या बनेगा, त्रिज्य खंड बनेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, करड़ी में 3/4 A स्क्वायर बराबर आपको कितना क्वेश्चन में दिया है 17,320.5। अब देखिए करड़ी में 3 का मान आपको क्या यूज करना है, 1.73205/4 गुणे A स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब A स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, 17,320.5/1.73205 गुणा में 4। अब देखिए ये तो सॉल्व होगा आपका, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 17
17,320 और ये 5 लिख सकते हैं, गुणा में 4 गुणा में 10, नीचे एक अंक और घुसका दें 17.3205। अब 1 2 3 4 अंक दशमलव घुसकाने के लिए ऊपर नीचे 10 के पावर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17,3,205। ये 10 नहीं रहेगा, इस 10 को हटा लो, गुणा में 10 के पावर 4 गुणे 4 बट्टे 17,3,205। इससे से ये कटेगा, ए स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 10 के पावर 2 गुणा में 2, यानी ए बराबर ये आपको मिलेगा। तो ए बराबर आपको क्या मिलेगा, 200 सेंटीमीटर। अरे यार कुछ गलत हो गया क्या, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं चूंकि जो आर बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर 2a, इसलिए 1 मिनट a/2 होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर जो होगा वो आर की वैल्यू होगी। अब देखिए, अब यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 दिया है, ये हो जाएगा 360। पाई का मान आप 22/7 यूज करो, आर की वैल्यू कितना आया है, 100 आया है, ये हो जाएगा 100 गुणा में 100। एक काम करो, 22/7 को 3.14 लिखो, क्वेश्चन में बोला था। ये हो जाएगा 1/6, तो ये लिखेंगे 1/6 गुणे 314 गुणा में 100। अब इसमें 3 से गुणा भी करना है तो इसमें गुणे 3 भी कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे 50, तो 5 चौके 20 के 0, 2 5 एकम 5 2 7 और 5 तिहाई 15 और 1 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन मानों को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आएगा भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है 17,320.5 माइनस 15,700, ठीक है। अब देखिए 10 में से 5 जा 5, अच्छा ठीक, आप इसको आराम से यहाँ लिख के घटाते हैं, 5/15 7 0.0, ठीक है। ये हो जाएगा 5.02 13 7 6 13, ये हो गया आपका 6 में से 5 जाए 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग 11 से लेके 16 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, सेम क्वेश्चन था उदाहरण नंबर 5 का। इससे मैं बस आपको केवल हिंट दूंगा, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपको खुद करना है। काहे कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए 12.29 आकृति रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। देखो इन सभी वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं, इन सभी वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं।
तो आप इन सब का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। किसी एक का क्षेत्रफल निकालना और 3 3 6 3 9 उसमें 9 से गुणा कर देना। समझ में आ गया? अच्छा मैं बता देता हूँ, शेष भाग का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 9 गुणा 1 वृत्त का क्षेत्रफल। ये इसको घटाना है किस में से? वर्ग के क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल। अब आपको क्वेश्चन में इस वर्ग का भुजा तो दिया ही नहीं है, तो क्षेत्रफल कहाँ से निकालिएगा? देखो क्वेश्चन में आपको भुजा नहीं दिया, लेकिन आपको एक हिंट दे दिया है। क्या हिंट दिया है भाई? कि ये जो है इतना, ये आपको 7 दिया है, तो ये जो टोटल है इसका व्यास कितना होगा? 14। तो और इसका व्यास कितना होगा? 14। और इसका व्यास कितना होगा? 14। तो इन तीनों का ये जो भुजा की, जिस भुजा के अंतर्गत ये तीनों बने हैं, ये इसकी जितनी लंबाई होगी यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी वो इन तीनों व्यासों के बराबर होगी। तो ये आपको 42 हो जाएगा। और ये अगर वर्ग है, अगर इसकी एक भुजा 42 होगी तो बाकी सभी भुजा 42 हो जाएंगी। तो आप यहाँ लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 42 का वर्ग माइनस 9 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा पाई आर स्क्वायर से। अब चलिए जब इतना कर दिए तो आगे का भी कर ही देते हैं। तो 42 का वर्ग माइनस 9 गुणा पाई का माना 22/7 रखिए, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7, 7 से 60 काट दीजिए, तो ये आपका आएगा। अब आगे कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।